मैम, हम हर साल देखते हैं अक्टूबर नवंबर के माह में प्याज और टमाटर की कीमतें बिल्कुल 80 रुपये 100 रुपये तक पहुंच जाती है, कभी कभार 150 रुपये तक भी हमने देखा। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान सरकार कर सकती है कि साल में जब भी ऐसे समय आते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, उपलब्धता बढ़ाई जा सके? ज्यादातर प्याज और ऐसे पेरिशेबल सीजनल जो आता है, ऐसे कमोडिटीज के लिए चर्चा बहुत हुई है और उसके लिए बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि उनका स्टोरेज बेटर रहो, उनका ड्राई करने के लिए प्रोसेसेस, साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोसेसेस ले आए और उसका जब हो सकता है विदाउट पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप एक्सपोर्ट करने के लिए प्रावधान करें। इन सब के ऊपर जरूर काम हो रही है। 154, that right sir, 154. I just wanted to understand, you talked about central APMC legislation. Will it override all the state legislation, and how you're looking at this? Are you going to implement? Do you want to answer? Yes, of course. Central law is central. Do you want to answer? I think the Constitution gives it clearly. The central law will prevail over. If it's a concurrent subject, if the law of the state is not in consonance with the central law, unless the center gives its approval to that, the central law will prevail in a concurrent situation. So in this case, it's a major reform which is being done, that the farmer is being allowed to sell his produce to whomever, to wherever he wants to. And interstate. तो भी आप सुन रहे थे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज किसानों पर आज इन्होंने ध्यान दिया है, कुछ योजनाओं का जो ऐलान किया और लगभग 1,63,000 के आसपास बैठ रही हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ आधारभूत ढांचे में, जिसमें भंडारण है, नए बाजारों का निर्माण है, इन चीज़ों पर खर्च करने वाली बात हुई है। उसके अलावा मत्स्य पालन, पशुपालन, टीकाकरण, डेयरी उद्योग, हर्बल खेती, इन सब पर भी ध्यान दिया गया है। इसके लिए कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। संजीव, कल उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए दूसरी किस्त का ऐलान आज होगा, तो क्या किसान ये मान ले कि इन 2 किस्तों में जो किसानों ने उम्मीद लगाई थी वो पूरा पैकेज उनको मिल गया? यहाँ देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोरोना संकट के इस मौके को इस्तेमाल करते हुए सरकार ने तमाम कृषि को लेकर के जितनी भी योजनाएं लंबित थी उन सबको एक तरह से हरी झंडी दे दी है। कुछ तो ऐसे प्रावधान हैं प्रत्युष जो कि इस साल के बजट में ही लिखे गए थे और पास कर दिए गए थे और उनका लागू होना था, और कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बातों की अगर हम जिक्र करें तो आप समझिए कि एक सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल लॉ, एक नया कानून बनाया जाएगा और उस नए कानून के तहत यह आज़ादी होगी कि कोई भी कृषक जो है अपने उत्पाद को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकेगा। जो अभी का नियम है कि एपीएमसी लाइसेंसी धारकों को अपने इलाके में बेचना पड़ता है, यानी कि बिचौलियों को खत्म करने की एक सबसे बड़ी योजना या कदम हम कह सकते हैं आज सरकार ने उठाया है। और साथ ही साथ ये भी कहते चले कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसमें जो बदलाव के संकेत हैं, इसमें डीरेगुलेट जो किया गया है सीरियल्स को, अनाज को, दाल को, दलहन को, पल्स ऑयल को और इसके अलावा प्याज और पोटैटो को, इससे भी किसानों को लाभ होगा। अपने प्रोड्यूस को सीधे बाजार में रिटेलर के पास बेचने में, एक्सपोर्टर के पास बेचने में बिचौलिए खत्म होंगे। ये दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ देखिए कि फल सब्जी खास तौर पर इस पूरे कोरोना काल में उसके विक्रेताओं को जो नुकसान हुआ है, उसके साथ साथ अब पूरी सब्जी जो अभी केवल टमाटर, प्याज और आलू तक ही लिमिटेड थी, ये जो ऑपरेशन ग्रीन योजना थी, उसे पूरी फल सब्जी तक बढ़ा दिया गया और इससे भी इसके विक्रेताओं को लाभ होगा। और जैसा कि आपने खुद बताया, असंगठित क्षेत्र में कई ऐसे जो खाद्य पदार्थों के निर्माता है उनके लिए क्लस्टर योजना है, पशुपालन भी योजना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेयरी जो सबसे ज्यादा परेशान था, हाल के दिनों में दूध के दाम बहुत तेजी से गिरे थे, तो उनके किसानों ने जो कर्ज
ले रखा है उसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि जो ब्याज में माफी है वो 12% से अब 10%, 2% की माफी हो गई। तो ऐसा लगता है कि कोशिश करके कहीं ना कहीं कोरोना संकट को एक अवसर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए वो तमाम फैसले ले लिए गए हैं जो लंबे। ठीक है संजीव, देखिए हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए। सुदेश वर्मा बीजेपी से, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस से, राकेश टिकैत किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये इन घोषणाओं के अलावा आपको इसमें आज सबसे बड़ा पॉइंट क्या नजर आया जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं? देखिए, जो ये 8 प्रपोजल दिए हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है। वो सवाल भी पूछा गया है, रॉयटर्स के एक संवाददाता ने सवाल पूछा कि बजट से अतिरिक्त क्या है? बजट से इतर क्या है। इसमें आधी से ज्यादा चीजें बजट में पहले से ही जो ये 8 प्रपोजल हैं इनका जिक्र बजट में था। अब उसमें कुछ अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, तो मोटा मोटा कुछ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सीधा अभी किसान के हाथ में कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, और जिस ओर इशारा संजीव ने भी किया, सरकार ने जो सरकारी और प्रशासनिक सुधार किए हैं 3, ये आने वाले समय के लिए, और राकेश टिकैत जुड़े हुए हैं, राकेश टिकैत इस बात की तस्दीक करेंगे, सुरेंद्र राजपूत भी ग्रामीण अंचल से ताल्लुकात रखते हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये देर आयत दुरुस्त आयत 3 बड़े जो कानून सरकार बदलाव जो कर रही है, सुधार जो ला रही है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का जो ये कानून है, अब दलहन तिलहन यानी कि दाल सब्जी जो है, आलू प्याज, इन्हें डीरेगुलेट करने वाली है सरकार। तो काला बाजारी जो होती थी, जो प्याज की खबरों को लेकर कि प्याज के दाम में आग लग गई, आलू के दाम में आग लग गई, अब यह सिलसिला थम सकता है, थमने वाला है। इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाए। फूड प्रोसेसिंग में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी, लिमिट नहीं होगी। और इसके अलावा उससे भी बड़ी चीज जो दूसरा बदलाव है कि इंटरस्टेट ट्रेड, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर आप अपने उत्पाद, अपनी फसल बेच पाएंगे। इस पर पहले बैरियर्स लगे हुए थे, वो चीज सरकार अब लागू करने वाली है। ई ट्रेडिंग परमिट की है, हालांकि इसमें थोड़ा काला बाजारी की स्कोप हो जाता है, इसमें थोड़ा जुआ वाला खेल हो जाता है। कानूनी ढांचा और तैयार करना है। आपको लाइसेंस धारकों को ही अपना उत्पाद नहीं बेचना है, ये आप मजबूरी जो थी चाहे उसे बेच सकते हैं। तो तत्काल राहत के नाम पर कुछ नहीं दिखा है, ये आंकड़ेबाजी मुझे ज्यादा दिखी। लेकिन लॉन्ग टर्म बदलाव को लेकर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और कहीं भी जाकर अपना सामान बेचो, ये बड़े बदलाव हैं लॉन्ग टर्म में। मैं ये कह रहा हूं लॉन्ग टर्म, तत्काल नहीं, लॉन्ग टर्म बड़ा फायदा होगा किसानों को। आप राकेश टिकैत दी, कल की घोषणा किसानों के लिए और आज की घोषणा किसानों के लिए आपको क्या लग रहा है? जो किसान उम्मीद लगाए बैठा था वो पूरा हो गया? आया है, ये सोच का बदलाव है। इससे ये लगता है, ये उम्मीद है किसानों को कि कुछ ना कुछ परिवर्तन अब होगा। डायरेक्ट बेनिफिट अभी कुछ नहीं है। अभी तो आज भी किसान जो गेहूं वो बेच रहा है, जो सरकारी क्रय केंद्र थे उस पर बेचना चाहता था, जिसका 1925 रुपए का रेट है, आज भी अब 1500 रुपए में बेच रहा है। अभी डायरेक्ट बदलाव नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश में चना 33 रुपया किलो बिक रहा है, 3300 रुपए पर क्विंटल। वो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जैसे उन्होंने कहा कि हमने 76,000 करोड़ रुपया खरीद में दे रहे, हम किसानों को उसका लाभ मिलेगा। किसानों को कहाँ लाभ मिलेगा? किसानों की तो खरीद हो नहीं रही। वो तो चाहिए अनाज खरीदेंगे, उसका पैसा बता रहे हैं। नहीं राकेश टिकैत, ये बात मैंने कही। राकेश टिकैत, ये बात तो मैं कह रहा हूं, तत्काल राहत नहीं मिल रही है, लेकिन भविष्य के लिए राह अच्छी दिख रही है। देखिए, तत्काल राहत में तो आप जिस इलाके से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सुरेंद्र राजपूत भी वहीं से आते हैं, अभी गन्ना कट रहा है, अंतिम चरण में है, 16,000 करोड़ का बकाया है, सरकार वो दे सकती थी, उस पर चुप्पी साधे बैठी है। देखो, तत्काल राहत क्या है? राहत ये है कि जो भी भारत सरकार ने एमएसपी तय करती इन फसलों की, उससे कम पे खरीद नहीं होगी। ये देश में कानून लाना पड़ेगा सबसे पहले। आज भी सरकारी मंडी, सरकारी लाइसेंस, सरकार का रेट, और उसके बाद में भी कम रेट में खरीद होती हो मंडी के अंदर ही, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो उसकी कंट्रोलिंग पावर है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सरकार की है, हमारे अधिकारियों की है। ये एक कानून देश में लाना पड़ेगा।
इसमें कोई खर्च नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो बदलाव है, जो उसका नुकसान हो रहा है आज खास करके वेजिटेबल्स का जो किसान है, आप उसके लिए कोल्ड चेन बना दो, उसको उससे फायदा थोड़ा हो रहा है। अभी जिस किसान का जो गोभी का पत्ता गोभी का किसान था, जिसको 60,000 रुपए प्रति एकड़ का उसको नुकसान हो गया, उसको क्या फायदा उसका हो गया? जो फूल का किसान है, जिसको 100 का 100% नुकसान हो गया, उसको क्या फायदा हो गया? अभी आपको ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो जो ग्राउंड लेवल है वहां पे किसान को जाना पड़ेगा कि उसको हम कैसे फायदा दे सकते हैं। जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत, तो इस पर हमको बात करनी पड़ेगी। आधारभूत ढांचे पर 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। सुरेंद्र सिंह राजपूत, कल और आज 2 चरणों में किसानों के लिए ऐलान किए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ योजनाएं जो हैं वो हमने बजट के समय भी हमने ये योजनाएं बताई थी, उनके लिए आवंटन नहीं किया गया था, वो हम अब इस कोरोना काल में हम कर रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप कर्ज माफी कीजिए, आप किसानों के हाथ में सीधे नकदी दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि इससे किसानों को फायदा नहीं पहुंचने वाला? प्रत्युष भाई, आपकी तो बैकग्राउंड में नहीं जानता, लेकिन हाँ संदीप जी की बैकग्राउंड जानता हूं, वो किसान परिवार से हैं। एक बार जरूर पूछ लीजिए उनसे भी कि कहते हैं ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक और खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। सच ये है कि मेरा देश के किसान को आवश्यकता आज रिलीफ की है। आज आप रिलीफ न देकर के आप कह रहे कि हम आपको रिलीफ देंगे, तो उससे कितना फायदा होना है आपकी जबानी जमा खर्ची से। हम राहत मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहत जो है आज की डेट में कर्ज का नया नाम, जैसे योगी आदित्यनाथ जी अपने जिलों के नाम चेंज कर रहे हैं, कर्ज का नया नाम उन्होंने राहत रख दिया है। एक बात। और रही बात समय समय पर वो क्या होगा क्या नहीं होगा, आज की डेट में आरटीओ को आप बीच से हटाने की बात कर रहे हैं, स्वागत। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कांग्रेस ने दिया था, और लेकिन जो वर्तमान सरकारें हैं वो इस्तेमाल कर रही है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पर। 1925 रुपए की गेहूं 1500 रुपए, 1300 रुपए पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो और क्या नाम नीचे है। और इससे पहले कि मैं एक बात भूल जाऊं, राकेश भाई बैठे हुए हैं, आज महात्मा टिकैत की पुण्यतिथि है, उस पर हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। महात्मा टिकैत ने जितनी बातें कही थी वो आज सारी की सारी सही साबित हो रही है। आप हमको बताओ, किसानों को आप देते क्या हो? आज आप कह रहे हो कि साहब हम लाइसेंस राज से मुक्ति, बिल्कुल करो लाइसेंस राज से मुक्ति, लेकिन तो इस बात की तारीफ तो कीजिए सुरेंद्र राजपूत। देखिए, निंदा जहां करनी है, विश्लेषण जहां करना है वो किया जाता है, लेकिन ये बदलाव नहीं थे। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के चलते दलहन हो तिलहन हो, ये प्याज आलू के दामों में, दाल के दाम में जो आग लगती थी, जो कालाबाजारी होती थी, वो रुकेगी ना। अब तक नहीं हुआ था पर अब हो रहा है, तो उसका स्वागत कीजिए। मैं आपसे जब इसका ड्राफ्ट आ जाएगा ना संदीप भाई, मुक्त कंठ प्रश्न करूंगा, क्योंकि ये कांग्रेस भाजपा का मामला नहीं है, ये किसान का मामला है। ड्राफ्ट आने दीजिए। इससे पहले भी मैं आपको 500 चीजें बताता हूं इनकी, जिन लोगों ने कही थी। धोलेरा नाम की एक स्मार्ट सिटी इन्होंने अहमदाबाद की बगल में 80 किलोमीटर में नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे 7 साल पहले 8 साल पहले, आई क्या? 100 स्मार्ट सिटी आ गई क्या? किसान की आय को दुगना करने के लिए कह रहे थे, जोड़ी हो गई क्या? तो आप जो पुराने एक्सपीरियंस है, कहते हैं ना कि जब तक पूरी चीज ना हो जाए तब तक मैं तो सुदेश जी देते रहा। और दूसरा एक बात और आपको 10 सेकंड एक बात, इन सारी चीजों को लेकर के जो आप लाइसेंस राज से मुक्ति की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ कहीं ऐसा नहीं कि लोकल फॉर वोकल की जगह पर आप कारगिल जैसी कंपनियों को बगैर लाइसेंस के, मैं फिर से कह रहा हूं, कारगिल जैसी कंपनियों को बगैर लाइसेंस के हिंदुस्तान में एंट्री देने की तैयारी तो नहीं है। अब ऐसे मुद्दे मत छेड़ो, उसमें 2 घंटे तक डिबेट होती रहेगी। सुदेश वर्मा जी, देखिए, कांग्रेस और किसान नेता ये दोनों कह रहे हैं कि जो अब तक घोषणाएं या ऐलान हुआ, इनसे किसानों को तत्काल कोई फायदा नहीं होने वाला। ये लंबी अवधि की योजना है, लॉन्ग टर्म में जाके उनको बेनिफिट दिखेगा। देखिए, आपको भी पता है कि किसानों के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 16,000 करोड़ रुपया पहुंच चुके हैं, 2-2 हजार करके। ये बहुत पहले जा चुका है कोरोना के समय, और किस जानी है वो भी जाएगा। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो इग्नोर्ड था
इनसे तो ये पूछना चाहिए कांग्रेस से कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट क्यों नहीं किया। इसेंशियल कमोडिटीज आया ठीक था, लेकिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते तो आज हमारा किसान सक्षम होता, एक्सपोर्ट कर पाता। जो लिबरलाइजेशन किया गया है, लॉ में रिफॉर्म की बात हो रही है, वो इसलिए हो रहा है कि अपने प्रोड्यूस का उनको अच्छा दाम मिल पाएगा, ठीक से भंडारण हो पाएगा। तो इसके लिए एफसीआई काफी नहीं है, बहुत बड़ा भंडारण की आवश्यकता है। और ये जो बाबू, अब छठा साल हो गया आपकी सरकार को। सुन लीजिए भाई साहब, सुदेश वर्मा, छठा साल हो गया आपकी सरकार को। अब अब थोड़ी भविष्य वर्तमान की बात करो। इतिहास तो बहुत पढ़ लिया, अतीत बहुत बता लिया। और वो दाम मिलेगा, ऐसा कभी किसी देश ने सोचा था क्या? ऐसा इतना बड़ा पैकेज नहीं अप्रिशिएट कर सकते हैं तो कम से कम अपने अंदर झांक के देखिए कि आप नहीं कर पाए इसको। चले, माफी के साथ मैं आप सभी मेहमानों को यहां पर रोक। तो आज केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए दूसरे चरण में राहत पैकेज का ऐलान हुआ, जिसमें कृषि के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान और कुछ आवंटन उसमें किए गए हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। दिलीप दत्वानी जी हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FHRAI के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, अभी तक के पूरे 3 दिन के ऐलान में एग्रीकल्चर सेक्टर में, चूंकि एक बड़ा सेक्टर है जिससे देश में सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और रोजगार के अवसर भी इससे बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि इन 2 चरणों में किसानों के लिए कोई बहुत बड़े राहत पैकेज का ऐलान हुआ? जी, हम बहुत अभी हालांकि 2 फेज में भी और बाकी है दत्वानी जी, अभी 2 फेज में। जी सर, 2 फेज में अभी और ऐलान होना बाकी है सर। हम तो बड़े बेताब है, क्योंकि हमारी हालत बहुत खराब है, बहुत ही खस्ता हो गई है। ये साल वैसे ही बहुत शुरुआत ही बहुत खराब गई, उसके बाद में मार्च के बाद तो हम सबकी हालत खराब है। 40% लोग रेस्टोरेंट होटल बंद कर देंगे। ये नौबत आ गई है सर। अगर गवर्नमेंट कुछ भी हमको नहीं देगी तो 50% हमारी इंडस्ट्री तो खत्म है। अच्छा, होटल और टूरिज्म सेक्टर क्या राहत पैकेज चाहता है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा इंडस्ट्री स्टेटस अभी तक अटका पड़ा है, जिसमें हमको पावर वाटर में कुछ राहत मिल जाती। हम अभी भी कमर्शियल रेट भर रहे हैं। दूसरी बात है इंटरेस्ट सब्सिडी, वो भी अभी तक हम रुके हुए हैं उसी कारण। वो तो काफी सालों से रुके हुए हैं। अभी इसमें लगता क्या लोगों को कि हॉस्पिटैलिटी होटल वाले इनके पास पैसा है। सर, ये नहीं समझते हमारे पास बड़ा कैपिटल लगता है, हमने बड़े बड़े लोन लिए हुए, हमारी शर्ट हमारी पैंट सब गिरवी है सर। ये दिखावा है कि हम पहन के सूट बूट पहन के चलते हैं। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, हॉस्पिटैलिटी यानी कि आप कह सकते हैं होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म सेक्टर, बहुत बड़ी मार पड़ी है इन पर। क्या आगे आने वाले 2 चरणों में, 2 फेज में इनके लिए कुछ हो सकता है? टूरिज्म का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, क्योंकि फिर से पिकअप करेगा टूरिज्म, और इसके लिए तैयार होना भारत को जरूरी है। सर्विस सेक्टर में देखा आपने, ऑलरेडी बेनिफिट अनाउंस किए गए हैं, जैसे MSME का डेफिनेशन चेंज किया गया है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर साथ ला दिया गया है। वो भी एक उसूल है, छोटे जो सर्विस सेक्टर में है, टूर ऑपरेटर्स वगैरह या हॉस्पिटैलिटी में, उनको फायदा होगा। और बड़े राहत की आवश्यकता है, तो हम भी आपकी तरह इंतजार करेंगे, अगले फेजेस में आने हैं अभी। चलिए, आप सभी